ये जब बोलते हैं तो इनके विरोधी चाहकर भी इन्हें अनसुना नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, हम हैं इस वक्त जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार जी के साथ। कन्हैया जी, सबसे पहले तो इलेक्शन के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, और आपसे जानना चाहेंगे कि मौजूदा वक्त में बेगूसराय में आपको क्या चुनौतियाँ दिखाई देती हैं, क्योंकि अभी आपके सामने बीजेपी के एक बड़े नेता आपके खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो हम आपका बेगूसराय में स्वागत करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को लोकतंत्र के इस महापर्व चुनाव में, लोकसभा चुनाव में शामिल होने की अपील करते हैं और उनको बधाई देते हैं। और तमाम दर्शकों से हम कहना चाहते हैं, तमाम मतदाताओं से, कि आप भारी संख्या में वोट कीजिए, क्योंकि 2019 का चुनाव भारत में राजनीति, लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के भविष्य को निर्धारित करने वाला चुनाव है। हम उम्मीद करते हैं कि इस जिम्मेदारी को वो समझेंगे, भारी संख्या में मतदान करेंगे, इस बात के लिए कि लोकतंत्र सदा इस देश में आबाद रहे, फलता फूलता रहे, जमहूरियत जिंदाबाद रहे। जी कन्हैया जी, अगर ऑनलाइन ट्रोल्स को छोड़ दें तो सोशल मीडिया पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो क्वेश्चन करते हैं कि कन्हैया जी के पास नीतियाँ क्या होंगी। कन्हैया जी अगर जीत जाते हैं तो अपने क्षेत्र के युवाओं को क्या संदेश कन्हैया जी देंगे? देखिए, मैं बार बार यही चाहता हूँ कि राजनीतिक चर्चा परिचर्चा में किसी भी प्रत्याशी से उसकी पॉलिसी क्या है, उसका विज़न क्या है, क्रिटिसिज्म के अलावे जनता को ऑफ़र वो क्या कर रहे हैं, क्या उनके पास ठोस घोषणा पत्र है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप सीधे इस सवाल पे आए हैं। हम कहते हैं कि भारत दुनिया का एक युवा देश है। हर पाँचवां दुनिया का जो नागरिक है वो भारतीय है। इतने युवा देश के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है वो ये है कि हम बेकारी को कैसे दूर करेंगे। डेटा कहता है कि 45 साल में, पिछले 45 साल में हिंदुस्तान आज की डेट में सबसे ज़्यादा बेकार है। बेकारी को हम कैसे रिज़ॉल्व करेंगे? बेकारी को रिज़ॉल्व करने को लेकर के हमारा ये मानना है कि आज के समय में जो उत्पादन के साधनों का विकास हुआ है, जो तकनीकी विकास हुआ है, उस तकनीकी विकास का इस्तेमाल करते हुए एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करके, स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करके, उसका एक चेन डेवलप करके हम नए जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। और उन नए जॉब्स को क्रिएट करने के लिए सरकार के पास ये जो एक मानसिकता चल रही है कि सरकारी कंपनियों को बीमारू बता करके बंद कर दिया जाए, इस मानसिकता से बाहर आकर के सरकार को जो है नीति बनानी पड़ेगी। ठोस रूप में हम ये कहें कि जब तक हम युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर प्रदान नहीं करेंगे, तब तक हम सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समस्याओं से जूझते रहेंगे। जब तक आपके पास पीस नहीं होगी, प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी, तब तक सोशल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि राजनीतिक बहस मंदिर और मस्जिद की बजाय, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बजाय, हिंदू और मुसलमान के बजाय इस देश में शिक्षा और रोज़गार पे होनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं नफ़रत नहीं अधिकार चाहिए, जुमला नहीं रोज़गार चाहिए। हम लोगों को नफ़रत की राजनीति में इसलिए ढकेला जा रहा है कि इकॉनमी में हम ज़बरदस्त तरीके से फेल हो रहे हैं, और उस फेलियर को छुपाने के लिए सरकार द्वारा नकली डेटा प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी पिछले दिनों आपने एक बयान पढ़ा होगा कि रघुराम राजन साहब ने कहा कि 7% का जो ग्रोथ रेट दिखाया जा रहा है वो ग्रोथ रेट गलत है। वो गलत इसलिए है कि जब बेसिक इकॉनमी एक क्राइसिस को फेस कर रही है, एग्रीकल्चर को उठा करके आप देख लीजिए, जब हर आधे घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहे हैं, 12,000 से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं, तो फिर ये जो ग्रोथ रेट दिखाया जा रहा है वो कहाँ से दिखाया जा रहा है? दूसरा, जो सर्विस सेक्टर की हालत है, आज के डेट में हमारे देश में हर साल लगभग 5 लाख इंजीनियर तैयार होते हैं। पिछली बार का जो डेटा सरकार ने प्रोड्यूस किया उसमें ये कहा कि एक साल में 1,35,000 रोज़गार पैदा है। मतलब इस देश में जो इंजीनियर बन रहे हैं उनको भी रोज़गार नहीं मिल रहा है। सर्विस सेक्टर में भी जॉब्स जो हैं वो सैचुरेट कर गए हैं। लोग पहले इंजीनियरिंग करते थे, इंजीनियरिंग करने के बाद जब जॉब नहीं मिलता तो फिर MBA करते थे, और MBA करने के बाद जॉब मिल जाता था। अब तो MBA कर लेने के बाद भी जॉब नहीं मिल रहा है। हर साल अलग अलग टेक्निकल फील्ड के लाखों स्टूडेंट डिप्लोमा कर रहे हैं, उनके पास जॉब नहीं है। आप मीडिया को ही उठा करके देख लीजिए,
जितने लोग हर साल मीडिया ट्रेनिंग लेकर के, मीडिया की डिग्री लेकर के मास कॉम करके आ रहे हैं, उतना जॉब्स जो है वो आज मेन स्ट्रीम मीडिया सेक्टर में अवेलेबल नहीं है। यहीं पे अब हमको जो है एक अल्टरनेटिव दिखाई देगा, जिस पे हमको बात करना चाहिए कि कैसे हम एस्पिरेशनल यूथ के लिए जॉब क्रिएट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा शिफ्ट की ज़रूरत है। वो शिफ्ट ये है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, उस प्रोडक्ट का प्रोक्योरमेंट करके, उसका जो है प्रोसेसिंग करके, एग्रेरियन बेस्ड प्रोडक्ट्स तैयार करके हम दुनिया के मार्केट पर कैप्चर कर सकते हैं। हजारी आपको जो है ये हाजीपुर की लीची जो है वो न्यूयॉर्क में बिक सकती है, बिहार का सत्तू जो है वो कनाडा में बिक सकता है। ये है स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल का डेवलपमेंट। दूसरा कि जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है, जैसे मोबाइल क्रांति के बाद, सूचना क्रांति के बाद, आज आप देखेंगे कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें जॉब्स घटे हैं, लेकिन जो वेब पोर्टल्स जिस तरीके से खुले हैं, जिस तरह से वो पॉपुलर हुए हैं, उसमें नए रोज़गार की संभावनाएं पैदा हुई हैं। जो ऑनलाइन डिजिटल जो बेस्ड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि संभावनाएं पैदा नहीं हुई हैं। सरकार के पास ठोस नीति नहीं होने की वजह से आज जो है नौजवान उपेक्षित हैं और उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ मैं एक सेक्टर और आपको बताऊं कि खुद सरकारी क्षेत्रों में भारी पैमाने पे पोस्ट जो है वो खाली है। अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 27 लाख पोस्ट खाली हैं। मतलब आज सरकार चाहे तो कल 27 लाख पोस्ट जो है वो भरा जा सकता है, लेकिन उस पोस्ट को भरने के लिए जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में ही सारी की सारी गड़बड़ी पैदा की जाती है। अभी कुछ दिनों पहले वो बात आई गई चली गई, क्योंकि इशू पे लोग अब बात नहीं करते हैं। दिन भर जो है टीवी में हिंदू मुसलमान होता है। एसएससी का इतना बड़ा मामला हुआ पेपर लीक का, उसके संबंध में अब कोई चर्चा नहीं हो रही है। रेलवे की एक भर्ती थी, रेलवे ने करोड़ों रुपया जमा कर लिया, वो जो फॉर्म भरने का फीस था उसके द्वारा, और फिर उसका जो है भर्ती नहीं किया गया। तो मैं समझता हूँ कि आज के डेट में इकॉनमी क्राइसिस इसलिए फेस कर रही है कि यह देश की सरकार या दुनिया के जो पावरफुल लोग हैं वो इस मॉडल पे काम कर रहे हैं कि सोशलाइजेशन ऑफ लॉस एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। इस मानसिकता से लोगों को बाहर आना पड़ेगा। सरकार को लोगों के एस्पिरेशन को ध्यान में रखते हुए स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना पड़ेगा। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसका इस्तेमाल करके जो डिफरेंट सेक्टर हैं इकॉनमी का, चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्शियरी सेक्टर हो, उसमें जो है इंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करके, मिडिल क्लास जो एक पैदा हुआ है उसको एक सपोर्ट सिस्टम दे करके हम इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये इकॉनमिक बात है। इसके साथ साथ ये सब को एक बेस देने के लिए, एक आधार देने के लिए हमको पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम को फिर से ठीक करना पड़ेगा। आप डेटा उठा करके देख लीजिए। आज सरकारी स्कूलों की हालत ये है कि टीचर हैं तो स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट हैं तो टीचर नहीं, क्लासरूम है तो बेंच नहीं, बेंच है तो क्लासरूम नहीं। ये सरकारी स्कूलों की हालत है। सरकारी स्कूलों को इसलिए तबाह किया गया ताकि इसके मुकाबले प्राइवेट स्कूल को जो है वो बढ़ावा दिया सके। लेकिन प्राइवेट स्कूल की मनमानी की हालत यदि आपको देखनी है तो आप दिल्ली जा कर के देखिए। इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए जितना डोनेशन लोगों को देना पड़ता है, उससे ज़्यादा डोनेशन लोगों को एलकेजी में एडमिशन लेने के लिए देना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि इतने बड़े देश में कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं सरकार को उसको अपने अधीन रखना पड़ेगा। उसको लावारिस हालत में आप नहीं छोड़ सकते हैं। उसमें है आपका शिक्षा, उसमें है आपका ट्रांसपोर्ट, उसमें है आपको हेल्थ, उसमें है आपका डिफेंस। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको सरकार को अपने अधीन रखना पड़ेगा। अभी डिफेंस को लेकर के आप देख लीजिए, जिस तरीके से राफेल का ठेका हाल को ना दे करके रिलायंस को दिया गया है, इसका मतलब ये है कि सरकार की पॉलिसी ही नहीं है कि सरकारी कंपनियों को बचाया जाए। सरकार की पॉलिसी ये है कि सरकारी कंपनियों को बेचकर, डी इन्वेस्टमेंट कर उस पैसे को प्राइवेट कंपनी को दिया जाए। और प्राइवेट कंपनी के पास जो है, खास करके जो बिग कॉरपोरेट हाउसेज हैं, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है। अब आप देखिए कि 3,16,500 करोड़ रुपया एनपीए का माफ़ किया गया, कॉरपोरेट जो लोन था उसको माफ़ किया गया। तो या तो वो माफ़ करवा लेते हैं सरकार से, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देते हैं। पॉलिटिकल पार्टियों को जो फंडिंग हो रही है, उस पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग को ट्रांसपेरेंसी की बात ही समाप्त कर दी गई है। जो कॉर्पोरेट फंडिंग होगी उसको लेकर के आप आरटीआई नहीं कर सकते। ये कौन सी बात है? कौन पार्टी कहाँ से चंदा ले रही है, ये तो लोगों को जानने का अधिकार है। क्यों नहीं लोगों को पता चलेगा? और जो कॉर्पोरेट हाउसेस का जो मैल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जो एनपीए चुरा करके भाग रहे हैं,
उनका कोई चेक नहीं है। आप देख लीजिए 35,000 करोड़ लेकर के कोई भाग जाता है, 9,000 करोड़ रुपया लेकर के कोई भाग जाता है। मैं समझता हूँ कि इकॉनमी में पूरी तरह से एक गठजोड़ पैदा की गई है, और वो गठजोड़ है करप्ट कॉरपोरेट, करप्ट लीडर, आप ये कह सकते हैं कि सेक्शन ऑफ मीडिया जो बिल्कुल सोल्ड आउट हो चुकी है, और क्रिमिनल्स। ये 4 लोगों का गठजोड़ बना करके आज इस डेमोक्रेसी को डायरेक्टली अटैक किया जा रहा है। इट इज़ अपॉन अस एज ए यूथ कि हम अपने देश को कैसे बचाएंगे, और ये जो नेक्सस है उसको हम कैसे ब्रेक करेंगे। जी कन्हैया जी, अब आपसे अगला सवाल इस तरह बढ़ते हैं। गिरिराज सिंह के बारे में बात करते हैं। शुरुआती आनाकानी के बाद आखिरकार वो बेगूसराय आने के लिए मजबूर हुए, और आते ही उन्होंने आपका चुनाव प्रचार करना है जिग्नेश मेवानी जी पर एक बड़ा हमला कर दिया कि जिग्नेश मेवानी जी वही शख्स हैं जो गुजरात में बिहारी और यूपी के लोगों को भगा रहे थे मारपीट के बाद। उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, प्रतिक्रिया क्या बोलेंगे, मुंह से कोई अगर इतना झूठ बोले, मतलब एक प्रतिष्ठित पद पे होने के बावजूद जिसको बोलने का कोई सलीका नहीं हो, और जिसका काम ही यही हो झूठ बोल करके नफ़रत फैलाना, उस पर क्या बयानबाजी की जाए। इतना सेंसेबल काम किया था जब गुजरात में ये घटना घटी कि कुछ इलाकों में बिहार और यूपी के लोगों के ऊपर हमला किया गया, तो हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी ने इतना सेंसेबल काम किया कि तुरंत हेल्पलाइन नंबर जारी किया, अपने लोगों को भेजा, कोई अगर कहीं फंसे हुए हैं तो उनको निकाला। आप ट्विटर पे जा कर के देख लीजिए, उनका कैंपेन देख लीजिए कि वो जो है बिहारियों को बचा रहे थे। फिर जब वो बिहार आए तो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, इस पर हमला किया कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसी मानसिकता के हम सपोर्टर नहीं हैं, और बीजेपी को भी घेरा कि राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम सरकार का है। सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रही है, और उसके लिए जो है अपोजिशन के लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है। तो इनको जो है उलझलूल बयानबाजी करने की आदत है। वो तो जो है बात बात पे लोगों को पाकिस्तान भेजते रहते हैं, और किसी को भी मुंह उठा करके देशद्रोही कह देते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को कानून का डर नहीं है। कानून का डर यदि उनको होता तो ये जो बयान है सीधे तौर पर मानहानि का मामला बनता है। जी कन्हैया जी, बात अब करते हैं गठबंधन की, महागठबंधन की। ये कयास लगाए जा रहे थे, बल्कि एक धड़े ने तो ये भी मान लिया था कि कन्हैया कुमार ही गठबंधन के प्रत्याशी होंगे बेगूसराय से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके पीछे क्या लोग समझ नहीं पाए इस बात को? नहीं, लोग समझ रहे हैं। आप जो है इस सवाल को आप अपना सेटअप लेकर के बाज़ार में घूमिए, तो जनरल लोगों से पूछिए, वो आपको बता दें, लोग खूब समझते हैं। देखिए, हम लोग एक गाना हिंदी फिल्म का सुने हैं, ये पब्लिक है सब जानती है, सब पता है। प्रॉब्लम यह है कि कई बार लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, सबको मालूम है। और ये सवाल मैं समझता हूँ कि मुझसे नहीं पूछा जाना चाहिए। ये सवाल तो उन लोगों से पूछना चाहिए जो गठबंधन तोड़े हैं। मैं तो इसके लिए जिम्मेवार नहीं हूँ। आपका जो अभी राजनीतिक चंदा जो था वो भी बड़ा विवादों में आया 2-3 दिन पहले ही, और आपकी वेबसाइट वगैरह भी अटैक किया गया, जैसे कि आपने सोशल मीडिया पे भी बताया था। ये सच है कि हमारी वेबसाइट www.ourdemocracy.in पे अटैक हुआ, रेगुलर अटैक हुआ। वो कोई एक मैलवेयर था जो बराबर जो है जब भी आप लिंक को क्लिक करेंगे तो उसको एक लूप में रखता था, और फाइनली पेमेंट गेटवे तक आप पहुंच नहीं पाते। तो ये हताशा है उनकी, जिनको लगता है कि हम एक नए तरह की राजनीति की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं डेमोक्रेसी के लिए। अब इसमें क्या बुरा है आप मुझे बताइए कि जनता की लड़ाई जनता के पैसों से लड़ा जाए, इसमें कोई अपराध तो नहीं है। ये तो इससे लोकतंत्र की मजबूती है। हम किसी कॉरपोरेट हाउस से तो चंदा नहीं ले रहे हैं। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी क्या होगी कि कोई 5 रुपया भी दे रहा है तो आप देखिए, कोई अगर 50,000 भी दे रहा है तो आप देखिए कि कौन देख रहा है। किसी को अगर अपनी प्राइवेसी मेंटेन रखनी है, क्योंकि हम लोग इसकी भी एडवोकेसी करते हैं कि आज डेमोक्रेसी में इसकी भी चर्चा होनी चाहिए कि सरकार और इंडिविजुअल के बीच में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इंडिविजुअल ने अपने राइट्स स्टेट के सामने सरेंडर किए। डेमोक्रेसी के इस फेज में अगर हम डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो स्टेट को अपना कुछ राइट इंडिविजुअल के सामने सरेंडर करना चाहिए। उसमें एक राइट है, राइट टू प्राइवेसी। तो उसमें जो लोग हाइड करना चाहते हैं वो हाइड भी करेंगे, लेकिन ये एक ट्रांसपेरेंट फॉर्म है
जनता की लड़ाई जनता के पैसों से, और पहले भी तो ये होता रहा है। एक नोट एक वोट के नारे पे जो लेफ्ट पार्टियां हैं वो घूम घूम करके चंदा करती थी और जो है वो कहती थी कि हम आपसे एक नोट भी लेंगे और एक वोट भी लेंगे। तो आज वक्त बदला है, नई तकनीक आई है, और जब नई तकनीक आई है तो नई तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। आज ज़माना मान लीजिए कार का है तो हम बैलगाड़ी लेकर के घूमें, इसका तो कोई मतलब नहीं है। विवाद को ज़बरदस्ती किसी चीज़ से जोड़ देना, तो उसका हम क्या ही कर सकते हैं। और अभी सुनने में आया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आपका प्रचार करने के लिए बेगूसराय आएंगे, क्या ये सच है? देखिए, अभी कन्फर्मेशन नहीं है किसी भी व्यक्ति को लेकर के, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारे लोगों का समर्थन आया है। बहुत सारे लोगों ने इच्छा जाहिर की है कि हम बेगूसराय आना चाहते हैं। अभी डेट जो है नॉमिनेशन का फाइनल हुआ है कि 9 अप्रैल को नॉमिनेशन है, तो हो सकता है कि अलग अलग हिस्से से लोग आएंगे, और लोग जब आएंगे तो निश्चित तौर पे हम जो है उनका स्वागत करेंगे मेज़बान की तरह। जी। और कन्हैया जी, अभी खबरें आ रही हैं कि कुछ किसानों, तमिलनाडु के 11 किसानों के बाद जो फौजी थे हमारे तेज बहादुर यादव जी, वो भी अब पीएम मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। ऐसी नौबत आखिर क्यों आन पड़ी कि एक देश के प्रधानमंत्री जो कि बड़े बड़े वादे करके और इतने बड़े मार्जिन की जीत के साथ आए थे, उनके खिलाफ अब देश का एक छोटे छोटे लोग, आम लोग इस तरह से गोलबंद हो रहे हैं? देखिए, उसमें तो बिल्कुल स्पष्ट और सीधी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुमत इसलिए मिला कि उन्होंने जनता के सामने एक ऑफ़र किया कि हम आपको अच्छा दिन देंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे, हम जो है महंगाई कम करेंगे, महिलाओं पे अत्याचार को रोकेंगे, किसानों की आत्महत्या को रोकेंगे। तो ये एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट था जिससे लोग जुड़े, लेकिन जब सपना टूटता है तो निराशा भी होती है। और अभी देश की राजनीतिक हालत ये है कि विपक्ष जो हैं, आज विपक्ष से लोग निराश हुए, तब तो बीजेपी को जिताए थे, अब बीजेपी से भी निराश हो गए हैं। और जो बोलने लिखने लड़ने वाले लोग हैं, उनकी ये इच्छा थी कि जो है एक मजबूत एकता बने, लेकिन कई जगह ये मजबूत एकता भी नहीं बन पाई है। तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए ये लड़ाई, जिसमें अलग अलग सवालों को लेकर के जो लोग सरकार के निशाने पर रहे, जिन्होंने सरकार के द्वारा किया गया अत्याचार झेला है, वो अगर लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं तो इस बात का असर कम से कम ये होगा कि इस चुनाव में जनता के सारे मुद्दे गायब नहीं कर दिए जाएंगे। जैसे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, परिणाम देखेंगे क्या होगा 23 तारीख को। कम से कम जब आज हम मैदान में हैं तो हमारे साथ रोहित का मुद्दा है, रोहित एक्ट का मुद्दा है, हमारे साथ यूनिवर्सिटी के ऊपर जो होने वाला अटैक है उसका मुद्दा है, हमारे साथ पत्रकारों की जिस तरीके से हत्या की गई वो मुद्दा है, हमारे लिए इस देश में किसान की जो आत्महत्या है वो मुद्दा है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि हमारा चुनाव में लड़ना ही आज के समय में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आत्मसम्मान, इन सवालों को ज़िंदा रखता है। नजीब के सवाल को ज़िंदा रखता है। तमाम तरीके के भीड़ द्वारा जो हत्याएं की गई उस सवाल को ज़िंदा रखा जाएगा। बाकी जो आप दल चुनाव लड़ते हैं विपक्ष से भी, आप देखेंगे कि किस तरीके से रोज़गार के मुद्दे को गायब कर दिया जाता है, किस तरीके से जो है जनता पिछले दौर में, पिछले रिजीम में जिन समस्याओं को जूझ रही होती है, नागरिकों के ऊपर जो नागरिक अधिकारों पे हमले हो रहे होते हैं, उन मुद्दों को छोड़ दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह जो फौजी चुनाव लड़ रहे हैं, जो पूर्व सैनिक हैं और जो 111 तमिलनाडु के किसान हैं, इसको वेलकम करना चाहिए और इसको जो है मॉरल सपोर्ट करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि रोहित वेमुला के एक साथी भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी समर्थन मिलना चाहिए, क्योंकि इरोम शर्मिला जैसी महिला जो 14 साल भूख हड़ताल में रही और उनको 90 वोट आता है, और वो जो है बिल्कुल निराश होकर के अगर मुख्य धारा की राजनीति से अलग होती हैं, तो इससे जो यूथ हैं वो पॉलिटिक्स से जुड़ने से डिस्करेज होते हैं। और अगर ये असंतोष लगातार देश में फैलता चला गया, फिर डेमोक्रेसी की रूट कमज़ोर हो जाएगी। और एनीवे इस देश की डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए डेमोक्रेसी के अलावा और कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। सो वी शुड सपोर्ट देम। हम लोगों को जो है इस सिंबॉलिक ही सही, इस सिंबॉलिज्म को भी हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। कन्हैया जी, अब एक आखिरी सवाल आपसे। जेएनयू प्रकरण के बाद जिस तरह से आपको एंटी नेशनल लेबल किया गया था, हालांकि वो सब दावे झूठ साबित हुए, आज तक कोई साबित नहीं कर पाया। स्पेशली मैं ये आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे से जब मैं आपके पास आ रहा था तो कुछ लोगों ने ये आपसे पूछने के लिए बोला था कि
कन्हैया कुमार के मुताबिक अगर एंटी नेशनल की डेफिनेशन होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए? संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए एक एक शब्द, उसके खिलाफ अगर हम कोई कार्रवाई करते हैं, किसी तरह की गतिविधि में शामिल होते हैं, वो एंटी नेशनल है। इसके अलावे किसी भी तरीके से इसको परिभाषित करना गलत है। और एक बात और मैं बता देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनली और हमारे लॉ बुक के हिसाब से एंटी नेशनल शब्द एग्जिस्ट नहीं करता है। जब नेशनल शब्द ही नहीं है, नेशन शब्द है एक बार, जब नेशनल शब्द ही नहीं है तो एंटी नेशनल क्या होता है? तो ये जानबूझ करके ये शब्द कॉइन किया गया है, और ये खास करके बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने किया है ताकि अपने राजनीतिक विरोधियों को चुप करा दे, इतना बड़ा हमला करे, इतना बड़ा आरोप लगाए कि वो जो है सामने वाला डर करके, निराश हो करके, हताश हो करके चुप बैठ जाए। लेकिन कहते हैं ना कि भेड़िया आया बोल बोल करके आप कितनी बार गांव लोगों वालों को ठकेंगे। जब तक ये कुछ स्टूडेंट को एंटी नेशनल बोल रहे थे तब तक तो लोग इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे। जब इन्होंने इस देश में नोबेल ऑरिएट्स को, नोबेल पुरस्कार विजेताओं को एंटी नेशनल कहना शुरू किया, पत्रकारों को एंटी नेशनल कहना शुरू किया, मुंह उठा करके किसी भी विपक्षी दल के नेता को एंटी नेशनल कहना शुरू किया, तो इस शब्द की लेजिटिमेसी अपने आप इन्होंने समाप्त कर दी। और इनका जो अनसीरियसनेस है देश को लेकर के, देशभक्ति को लेकर के, वो भी लोगों को पता चला। और मैं खुश हूँ कि स्थिति धीरे धीरे साफ़ हुई है। अब भी कुछ इलाकों में और कुछ लोगों के जहन में वो झूठ का असर है। हम उम्मीद करते हैं कि वो झूठ भी उनके दिमाग से निकलेगा। इसीलिए हम अपने पॉलिटिकल कैंपेन में बार बार ये कहते हैं कि ये लड़ाई सच और झूठ के बीच है, ये लड़ाई हक और लूट के बीच में है। इस लड़ाई में सच और हक जीतेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया कुमार जी का। ये थे कन्हैया कुमार जी। हर बार की तरह इस बार भी इन्होंने हर सवाल का जवाब पूरी बेबाकी से दिया। अधिक अपडेट्स के लिए आप www.खबरचौराहा.com पर विजिट करते रहिए और हमारे YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए।